प्रबंध के सिद्धांत प्रारंभिक अध्याय भाग 1। मैं तपेश चंद्र गुप्ता, प्राध्यापक, शासकीय जे योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर। आज आपको मैं प्रबंध शास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, उसकी परिभाषा क्या है और विभिन्न विद्वानों के मत क्या हैं, इसकी व्याख्या करूंगा। सर्वप्रथम प्रबंध शास्त्र क्या है? प्रबंध शास्त्र किसी भी कार्य को करने के लिए जो पद्धतियाँ, प्रक्रिया या संसाधनों का उपयोग किया जाता है, उसका उद्देश्य के अनुसार परिणाम प्राप्त करने की योजना प्रबंधन कहलाती है। प्रबंधन का उद्भव अर्थशास्त्र हुआ है। अर्थशास्त्र हुआ है, इसका कारण क्या है? अर्थशास्त्र में उसके मूल तत्व जो बताए गए हैं वो 5 बताए गए हैं। यही 5 क्रियाओं से या तत्वों से ही प्रबंध की उत्पत्ति हुई है। पहला इसमें अर्थशास्त्र का मूल तत्व बताया गया है उपभोग, दूसरा उत्पादन, तीसरा विनिमय, चौथा वितरण और 5वां राजस्व। आप जैसे पीपीटी पे देख रहे हैं, हमने उपभोग के आगे लिखा है सामग्री, श्रम, पूंजी, क्षमता और उद्यमिता। ऐसे ही हम उत्पादन में लिख रहे हैं संगठन, समूह, उसकी गतिविधियाँ। इसके बाद विनिमय है, फिर वितरण है। वितरण में हम लिख रहे हैं सरलता, सुगमता, और राजस्व में लिख रहे हैं बदलते परिवेश। मैं ये सबको स्पष्ट करूँगा और आपको यह बताना चाहूँगा कि प्रबंध का उद्भव कैसे हुआ। पहला उपभोग। उपभोग यानी कि आवश्यकता महसूस होगी तब हम उसका उपभोग करने जाएंगे। आवश्यकता उत्पन्न होने के साथ ही हम उपभोग के लिए राशि का संचय करते हैं। उसके उपभोग करने के लिए उत्पादन की प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। अब जैसे ही हम उत्पादन की ओर बात करते हैं तो उपभोग की प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब हमारे पास उत्पादन या बाजार में उसकी सामग्री हमारे पास उपलब्ध होती है। सामग्री, जब हम उत्पादन करने जाएंगे तो सामग्री लगेगी, अपने को श्रम लगेगा, हमको उसमें पूंजी विनियोजित करना पड़ेगा। पूंजी जब लग गई तो हमें क्षमता होगी, तभी हम उसका उत्पादन कर पाएंगे। और उद्यमिता, जब हम साहस करके उस उद्योग को संचालित करेंगे और उसको उपभोक्ता तक पहुंचाएंगे तो वहाँ पे उपभोग का क्रम प्रारंभ होगा। इसके बाद आता है उत्पादन। उत्पादन में भी यही श्रम, पूंजी, ये सब चीज़ें आएंगी, लेकिन एक चीज़ इसमें जुड़ती है। अर्थशास्त्र की भाषा में वो होता है भूमि। भूमि से तात्पर्य समस्त संसाधनों से जाता है, जिसमें ज़मीन भी जुड़ता है, आपके जल, पानी, वायु भी ये जुड़ता है। कि ये सभी चीज़ें जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीज़ें हैं वह इसके अंतर्गत समाहित होते हैं। इसके बाद आता है विनिमय। बाजार में हम जैसे ही लेके जाएंगे विक्रय के लिए तो वहाँ पे क्रेता के तक माल पहुँचाने के लिए हमारी या तो एजेंसी रहेगी, सब एजेंट रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे। ये सभी प्रक्रियाएं जुड़ जाती हैं और विक्रय को सफलतापूर्वक बनाने के लिए हम वहाँ पे प्रबंध नियोजित करते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं, वही प्रबंध कहलाता है। वितरण, जब सामान बिक गया तो ये निश्चित तौर पे जानिए उसमें एक शब्द निहित है जो वितरण का है। जो श्रमिक है उसकी मजदूरी, जो कर्मचारी हैं उनका वेतन, जो पूंजीपति है उसको उसके पूंजी पर ब्याज, जो साहसी है, जो साहस करके व्यापार करने आया है, उसको उसका लाभ का हिस्सा मिलेगा। और उद्यमी जो है, जो कार्य कर रहा है, उसका पारिश्रमिक प्राप्त होगा, तभी वह वितरण की श्रेणी में आएगा। और सामग्री, हम विपणन की बात करते हैं तब वहाँ पे वितरण सामग्री का होता है, और जब हम यहाँ पे वितरण अलग से चौथे तत्व के रूप में, अर्थशास्त्र के रूप में अध्ययन करते हैं तो उसमें लगे हुए समस्त संसाधन को भुगतान किए जाने वाली राशि से तात्पर्य वितरण से होता है। अगला बिंदु आता है राजस्व। राजस्व शासन की नीति के अनुसार जो हम सरकार को देते हैं वही बदलते परिवेश के अनुसार से कम या ज़्यादा होते रहते हैं। वह कर की राशि, राज्य सरकार को दी जाने वाले हिस्से की राशि यहाँ पे राजस्व कहलाता है। किसी भी कार्य को व्यवस्थित रूप से निपुणता के साथ करना ही प्रबंधन है, ताकि उद्देश्य या लक्ष्य समय पर प्राप्त हो सके। एक उदाहरण ले अपन, हम बीकॉम
के छात्र हैं। बीकॉम का पाठ्यक्रम निर्धारित समयावधि है 3 वर्ष। हमको ये 3 वर्ष में ही वह पाठ्यक्रम पूर्ण करना है। पाठ्यक्रम पूर्ण करना है, कुछ लोग इसको 4 वर्ष लगाएंगे, कुछ लोग 5 वर्ष लगाएंगे, कुछ लोग 3 वर्ष में प्रथम श्रेणी में पास होंगे, कोई द्वितीय श्रेणी में पास होगा, कोई तृतीय श्रेणी में आएगा, फिर कोई सप्लीमेंट्री देगा, वो 3 वर्ष लगाएगा, 3.5 वर्ष लगाएगा, 4 वर्ष लगाएगा। जो स्थिति बनती है उससे हम उसकी गुणवत्ता का मूल्यांकन कर लेते हैं। यह छात्र होशियार है, ये छात्र गधा है, ये छात्र को और मेहनत करने की आवश्यकता है, इसके साथ विपरीत परिस्थितियां हैं। तो ये जब हम देखते हैं तो उस समय लक्ष्य निर्धारित होता है, हमको बीकॉम करना है, तो उसकी श्रेणी और गुणवत्ता का मापदंड हम निर्धारित करते हैं। वही प्रबंधन की कला कहलाती है। प्रबंधन के सिद्धांतों को जब हम पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो प्रबंधन को तो हम एक लाइन में समझ लिए साहब कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय पर लक्ष्य प्राप्त हो जाए और किसी कार्य को व्यवस्थित या निपुणता से करना ही प्रबंधन है। ठीक है, एक हमने अपने ओर से परिभाषा मान ली और चीज़ों को समझ लिया। लेकिन विद्वान क्या कहते हैं, विचारधारा क्या कहती है, परिभाषा क्या कहती है, तो हम प्रबंध शास्त्र के जनक या प्रमुख विद्वान के रूप में हेनरी फ्योल को लेते हैं। हेनरी फ्योल कहते हैं, अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक संस्था को नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय, नियंत्रण की आवश्यकता होती है तथा सबको एक से ही सामान्य सिद्धांतों का पालन करना होता है। हमारे समक्ष प्रशासन की अनेक विज्ञान नहीं है, वरन एक ही विज्ञान है जिसे समान रूप से सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत उद्यमों का प्रयोग किया जा सकता है। अब ये सब प्रयोग करने की बात कही और इन्होंने कई सारी इकाइयाँ गिनाई। हेनरी फ्योल कह रहे हैं सुचारू रूप से चलाने के लिए नियोजन। हाँ, हमें नियोजन करना पड़ेगा। हमें बीकॉम पास करना है, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे, हम पुस्तक खरीदेंगे, एडमिशन लेंगे, उसके बाद फिर हम अपने परीक्षा का फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ये सब हमारी रहेगी। हम पुस्तक खरीदेंगे, कॉपी खरीदेंगे, कोचिंग लेना है कोचिंग लेंगे, जो कुछ करना है हम उसकी योजना बनाएंगे कि हम इस समय तक कोर्स पूरा करेंगे, इस समय परीक्षा होगी, इस समय हमें खेल कूद में भाग लेना है, ये सभी चीज़ें। अब इससे संगठन इसमें आपके मित्र भी रहेंगे, इसमें आपके अभिभावक भी होंगे, इसमें आपके प्राध्यापक जो संगठन का मूल आधार होगा वो होंगे, विश्वविद्यालय के अधिकारी कर्मचारी जो आपकी परीक्षाओं को सुनिश्चित रूप से चलाएंगे वो संगठन के हिस्से होंगे। आदेश, आपको आदेश मिलेगा कि इस तारीख को आप परीक्षा का फॉर्म भरिए। उसके बाद समन्वय, इसके समन्वय होगा महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के मध्य तथा नियंत्रण की आवश्यकता होगी। परीक्षा के दौरान कोई नकल ना मारे, कोई अनुचित साधनों का प्रयोग ना करे। ऐसे जब चीज़ों को लेते हैं तो वह नियंत्रण कहलाता है। और पूरी प्रक्रिया को देखिए, आपको इन्हीं सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसे हम आखिरी में कहते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट या एग्जामिनेशन मैनेजमेंट। सबको एक ही समान सिद्धांतों का पालन करना होता है। सबका उपदेश होता है परीक्षा को निष्पक्ष रूप से संचालित करना। और महाविद्यालय में पढ़ाई हो रही है तो सभी को समान शिक्षा देना, किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं देते। हम जब महाविद्यालय में पढ़ाते हैं तो सबको समानता के आधार पर पढ़ाते हैं। यह बात अलग है कि कुछ छात्र उसे सकारात्मक रूप में लेते हैं, कुछ नकारात्मक रूप में लेते हैं। कोई तथ्यों को अच्छे से समझ पाता है, कुछ तथ्यों को व्यंग्यात्मक रूप में समझता है। तो ये सभी पद्धतियाँ जब हम स्वीकार करते हैं तो वह कहलाता है आपका समान सिद्धांतों का पालन होना। हमारे समक्ष प्रशासन के अनेक विज्ञान नहीं है। प्रशासन चलाने के लिए हमारे पास अनेक विज्ञान नहीं है। हम अनेक प्रकार की पद्धतियों और सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं। हम एक ही सिद्धांत लेके चलते हैं। छात्रों को उच्च शिक्षा देनी है, उनको प्राथमिकता देनी है, उनको उचित ज्ञान देना है, किसी प्रकार का जेंडर डिस्टिंक्शन नहीं रखना है, हमें किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं रखना है, आदि चीज़ें हम सबको समान के रूप में लेते हैं। विद्यार्थी विद्यार्थी होता है। सार्वजनिक, समान रूप से सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत उद्यमों में प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, हम इसे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे शासकीय महाविद्यालय हो, सभी जगह पे एक ही तरीके के नियम लागू होते हैं। उसके लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता।
इसे आप दूसरे शब्दों में ले लीजिए, उद्योग और व्यापार के लिए नियम जब बनता है, औद्योगिक नीति बनती है तो सबके लिए एक होती है। मजदूरी का दर निर्धारित होता है तो राज्य सरकार की मजदूरी की दर और वहाँ पे पदस्थ कारखानों की मजदूरी की दर लगभग बराबर होती है, यानी समानता का व्यवहार किया जाता है। और या नहीं तो सरकार अपनी नीतियों को पहले तय कर लेती है और उसके बाद निजी संस्थाएं अपनी नीतियों को तय करती है। किम्बाल एंड किम्बाल क्या कहते हैं? व्यापक रूप से प्रबंध उस कला को कहते हैं। देखिए, हेनरी फ्योल ने प्रबंध को विज्ञान कहा। अब यहाँ पे किम्बाल एंड किम्बाल इसे एक कला मान रहे हैं। हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे कि प्रबंध शास्त्र वास्तव में प्रबंध है, विज्ञान है या वह कला है। इसका निर्णय हम अगले दूसरे क्रम में करेंगे। अभी हम इसकी परिभाषा की व्याख्या करते हुए चलते हैं कि व्यापक रूप में प्रबंध उस कला को कहते हैं जिसके द्वारा किसी उद्यमों में मनुष्यों और माल को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक सिद्धांतों को व्यवहार में लाया जाता है। दो बातें महत्वपूर्ण कही इन्होंने दो बातें महत्वपूर्ण कही। पहली बात कही, आर्थिक सिद्धांतों को व्यवहार में लाया जाता है, यानी अर्थशास्त्र का हिस्सा है। इसके आर्थिक पहलू के अध्ययन होगा, इसके अन्य दूसरे बिंदुओं पर नहीं होगा। भावनात्मक तथ्य नहीं जुड़ेगा, इससे सामाजिक तथ्य नहीं जुड़ेगा, इसमें आर्थिक पहलुओं का ही अध्ययन होगा, इनका कहना है। और किस पे? मनुष्य और माल पर। मनुष्य यानी श्रमिक या अधिकारी, आप जो कहें। माल मतलब वह सामग्री जो कि उत्पादन के कार्य में लगा हुआ है, उस पर ही यह बात होगी। ये मशीन पे भी नहीं कह रहे हैं, ये अन्य दूसरे स्रोतों पर नहीं कह रहे हैं जिसको हमने भूमि कहा। ये सिर्फ मनुष्य और माल के बारे में बात करने की बात कह रहे हैं। स्टैनले वेंस जो है वो कहते हैं, प्रबंध निर्णय लेने तथा मानवीय व्यवहारों, मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण रखने की विधि है। प्रबंध निर्णय लेने तथा मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण रखने की विधि है जिससे पूर्व निश्चित उपदेश को प्राप्त किया जा सके। इन्होंने साफ शब्दों में कहा, मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण, अर्थात ये बात तय हो गई कि हमको मानवीय क्रियाओं पर ही नियंत्रण रखना होगा और उसी के अनुसार से कार्य करना होगा। काहे के लिए? पूर्व निर्धारित या पूर्व निश्चित उपदेश को प्राप्त करने के लिए। ठीक इसी प्रकार से फ्रेडरिक टेलर, उर्विक, गुड्स एंड ऑर्डिनल, एफ.सी. हूपर, आर.सी. डेविड, दरकार ने भी अपने अपने विचार प्रबंध के संदर्भ में दिए हैं और परिभाषित किए हैं। अब हम आते हैं, प्रबंध का महत्व क्या है? प्रबंध का महत्व हमको क्यों जानना जरूरी है? प्रबंध का महत्व इसलिए जानना जरूरी है, जिस विषय को पढ़ रहे हैं उसका महत्व क्या है, तभी हम उन बिंदुओं पर जाकर उसका प्रयोग कर सकेंगे। पहला कहते हैं, निर्णय लेने में सुविधा। यह बिंदु पहला है, पर यह बिंदु दूसरे बिंदु पर आधारित है, जो कि विविध विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प के चयन में सुविधा होती है। हमारे पास 4 विकल्प हैं किसी कार्य को करने के लिए। जैसे हम इस्पात कारखाना डालना चाहते हैं। इस्पात के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले रॉ मटेरियल को गलाना पड़ेगा। गलाने के हमारे पास कई विकल्प हैं। हम चाहें तो हम विद्युत के साधन उपयोग ला सकते हैं, हम चाहें तो कोयला का प्रयोग ला सकते हैं, हम चाहें तो गैस का प्रयोग ला सकते हैं। अब इसका हम विकल्प 3 हैं, 3 में से कौन सा विकल्प ज़्यादा उपयुक्त है, ये विकल्प का निर्धारण हम कैसे करेंगे? उसकी लागत देखेंगे, उसकी उपलब्धता देखेंगे और उसके आधार पर आपकी मशीन किस प्रकार से उसको स्वीकार करती है, इन चीज़ों को देखकर हम विकल्पों का चयन करेंगे, निर्णय लेंगे। वही निर्णय हमको सुविधा प्रदान करती है, क्योंकि हम प्रबंध में विकल्पों पर विचार करते हैं, इस कारण हमारे पास निर्णय में सुविधा प्राप्त होती है। फिर प्रबंध के से हमारे को सबसे बड़ा फायदा होता है, समय की बचत होती है। एक व्यक्ति ही सब कार्य करे, वही व्यक्ति मशीन लगाए, वही व्यक्ति उत्पादन करे, वही व्यक्ति माल बेचने जाए, तो फिर वो तो एक दिन उसको फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। माल लेने जाएगा तब बंद करेगा, जब बेचने जाएगा तब करेगा, उत्पादन करेगा तब सामने खड़ा रहेगा। तो प्रबंध कहता है नहीं, यहाँ पे सबके कार्य को बांटा जाता है, उनके क्रियाओं का, उनकी गतिविधियों का वितरण कर दिया जाता है। इस कारण समय की बचत होती है। इसके आ जाता है साम्य पर समस्या का, समक्ष पर समस्या का निदान। समक्ष पर
समस्या का निदान। मतलब ये हुआ कि हम जब खड़े हैं सामने, जो समस्या हमारे सामने आई है उसका निदान तुरंत उसी समय ही होगा, तभी तो वह प्रबंधन है। उसको टालना प्रबंधन नहीं है। कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि। हम प्रबंध के अंतर्गत कुशल श्रमिकों की नियुक्ति करते हैं। जो विशेष योग्यता और दक्षता रखते हैं हम उन्हीं को ही नियुक्त करते हैं, तो कार्य की गुणवत्ता निश्चित तौर पर रहेगी। जो व्यक्ति अकाउंटेंसी में निपुण है उसके अकाउंट का काम दिया जाएगा। जो स्टोर का बहुत अच्छा देख रेख कर सकता है उसको स्टोर का दिया जाएगा। जो उत्पादन का कार्य अच्छा कर सकता है उसको हम उत्पादन का प्रभार देंगे। तो इस प्रकार से प्रबंध के अंतर्गत कार्य की गुणवत्ता पर आधारित होता है, इस कारण उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है। उद्देश्य एवं लक्ष्य की प्राप्ति में सुगमता। जब हमने योग्य व्यक्ति नियुक्त कर लिया, हमने समक्ष पर समस्याओं का निदान कर दिया, विभिन्न विकल्पों में से किसी एक महत्वपूर्ण या उपयोगी विकल्प का चयन करके निर्णय ले लिया और निर्णय के बाद हमने कर्मचारी को आदेशित कर दिया, तो निश्चित तौर पे हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है, वो हमको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। 7वां पॉइंट कहा जाता है समय, गति, थकान का सिद्धांत। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कोई भी कार्य करने का एक समय होता है, उसकी एक गति होती है, उसकी थकान होती है, उसकी टॉलरेंस होती है। अर्थात यहाँ पे हो गया कि हमें किस समय कार्य करना है, किस गति से चलाना है, किस थकान, जहाँ पे थकान होती है वहाँ पे विश्राम मिल जाए थोड़ी देर, तो हम और अच्छे से कार्य कर पाएंगे। जैसे 8 घंटे का कार्यालयीन अवधि निर्धारित है, 8 घंटा समय हो गया। गति, रोज का काम रोज करना है, तो कार्य की गति उपलब्धता के आधार पर रहेगा। फिर हम जितने कार्य हैं उसके हिसाब से कर्मचारियों को नियुक्ति करके रखे हैं ताकि उसकी गति बनी रहे। यदि अगर एक कागज़ या एक फाइल या एक मशीन बीच में बंद हो जाए तो क्या होगा? समय की बर्बादी होगी, थकान बढ़ेगा और गति रुक जाने से हमारा उत्पादन भी प्रभावित होगा। तो ये थकान के सिद्धांत, समय का सिद्धांत और गति की जो सिद्धांत है उसको कहा जाता है। ऐसी गति ना करें जिससे थकान हो, ऐसी गति ना करें जिससे कि समय का अपव्यय हो, समय ऐसा निर्धारित ना करें जिससे कि थकान हो, समय ऐसा निर्धारित ना करें कि उसमें गति आपकी रुक जाए और आपका उत्पादन प्रभावित हो। तो ये समय, गति और थकान एक दूसरे के पूरक या संपूरक है। इसके आता है प्रबंध अनुभव एवं अध्ययन पर केंद्रित है। हाँ, जो जितना अनुभवशील होगा, जितना अध्ययन किया होगा, वह उतने ही परिणाम प्राप्त करेगा। यही कारण है कि यह कहा जाता है प्रबंधक बनाए नहीं जाते, पैदा होते हैं। इसमें तर्क होता है। कहा जाता है प्रबंधक बनाए जा सकते हैं, पैदा नहीं होते हैं। ये दोनों तर्क होते हैं, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो प्रबंध का जितना अनुभव प्राप्त होगा व्यक्ति को, जितना कार्य किया हुआ होगा, उतना ही अच्छा कुशल प्रबंधक होगा। जितना अध्ययन किया रहेगा उतना वह कुशल होगा और उसी पर कुशलता और अकुशलता पर, उसके अनुभव पर, उसके अध्ययन पर ही प्रबंध शास्त्र केंद्रित होता है। प्रबंध सर्वत्र प्रभावशील होता है। यह एक पेशा भी है। दो बातें इसमें कह रहा हूँ। प्रबंध सर्वत्र प्रभावशील होता है, यह एक पेशा भी है। पहला, प्रबंध सर्वत्र प्रभावशील होता है, चाहे आपका घर का किचन हो या किसी उद्योग का बड़ा कार्यालय, सभी में प्रबंध की आवश्यकता होती है। जब आप और हम किचन में घुसते हैं तो हमको चाय पत्ती ढूंढना पड़ता है, हमको नमक ढूंढना पड़ता है, हमको शक्कर ढूंढना पड़ता है, सब्जी बनाना है तेल ढूंढना पड़ता है, चाय छानना है तो हमको छन्नी भी ढूंढनी पड़ती है। पर वहीं घर की माँ, बहन या किचन को जो देखता है, उसको जब चाय बनाने के लिए कहोगे तो एक हाथ में पानी गर्म होते ही चाय पत्ती पे हाथ चले जाएगा, दूसरा उसकी चाय पे चले जाएगा, दूध पर हाथ चले जाएगा। जैसे उफान आएगा तुरंत छन्नी और कप निकल आएगा और आप और हमको ढूंढना पड़ता है। अर्थात प्रबंध की व्यवस्था वह निर्धारित किए हैं, इस कारण उनके लिए यह कार्य सुगमतापूर्वक हो रहा है। और प्रबंध की आवश्यकता सभी जगह होती है, किसी एक जगह नहीं, चाहे वह किचन हो, चाहे कार्यालय हो, चाहे फैक्ट्री हो। यह एक पेशा भी है। जी हाँ, निश्चित तौर पर एक प्रबंध पेशा है जिसके लिए प्रबंध की अनुभव और अध्ययन पर केंद्रित ज्ञान का होना आवश्यक है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं होगा वह एक अच्छा प्रबंधक नहीं हो सकता। प्रबंध के प्रारंभिक सिद्धांत, उसके सर्वत्र प्रभावशीलता
और उसके पेशे के बारे में हमने चर्चा किया है। हम प्रबंध के सिद्धांत के प्रारंभिक अध्ययन के बाद हम भाग 2 पर आगे पढ़ेंगे कि वास्तव में उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।